मेरे पास साथियों, मैं योगेश शर्मा आज आपके बीच में। और आज हमारा मौजू जो है वो डोमिसाइल कानून और डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट से इस स्टेट में बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर में। ये अब तो यूनियन टेरिटरी है। आपको मालूम है, जब ये स्टेट थी तब तो ये स्टेट सब्जेक्ट बनता था, जिसे हम स्टेट सब्जेक्ट कहा करते थे, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट कहा करते थे। लेकिन जब कि यूनियन टेरिटरी बनी है, अब यूनियन टेरिटरी के मुताबिक यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेंगे। अभी अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो हैं डोमिसाइल्स के लॉ कानून के लिए या सर्टिफिकेट के लिए उसके बहुत हक में बातें कर रहे हैं, और कुछ जो है इसके बिल्कुल विपरीत, यानी कि गोया कि उसके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। हम लोग आज ना इसके अगेंस्ट बात करेंगे ना इसके फेवर में बात करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब तक हमने इसे प्रैक्टिकल नहीं देखा है तो हम कैसे ये जज कर सकते हैं कि ये हमारे अगेंस्ट है या हमारे हक में है। आप कुछ अरसा वेट करते हैं और उसके बाद इसके बारे में डिसाइड करेंगे। हाँ, आज हम उसके बारे में डिसाइड ज़रूर कर सकते हैं जो हमारे 70 साल से हमें जो स्पेशल स्टेटस इस स्टेट में मिला हुआ था, या 35A के ज़रिए या 370 के ज़रिए जो हमें स्पेशल स्टेटस मिला था, उसके बारे में हम एनालाइज ज़रूर करेंगे कि उसका हमें कितना फ़ायदा हुआ और किसको फ़ायदा और किसको नुकसान हुआ। अब इसके बात करने से अगर हम 1947 से पहले की बात करें तो आपको मालूम है कि ये हिंदुस्तान जो था वो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, यहाँ पे ब्रिटिश रूल था। और हिंदुस्तान में था, जबकि हमारी स्टेट में एक डोगरा रूल चल रहा था। महाराजा हरि सिंह का जो आखिरी राजा थे, उनका यहाँ पे रूल चल रहा था। तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान लोगों ने एक मूवमेंट वहाँ पे शुरू की, और उस मूवमेंट का नाम था क्विट इंडिया। गोया के जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ों को ये कहा था कि देश के लोगों ने कि वो हिंदुस्तान छोड़ के यहाँ से चले जाएं, क्विट करें, छोड़ दें। तो आपको ये सुन के हैरानी होगी कि हमारी स्टेट में, कश्मीर में भी शेख अब्दुल्ला जो लीडर थे यहाँ पे, उनके रहनुमाई में भी क्विट कश्मीर की मूवमेंट का एक यहाँ पे भी मूवमेंट चली। अब वहाँ पे तो विदेशियों को, हिंदुस्तान में विदेशियों को देश के लोग निकाले थे, यहाँ पे स्टेट में देश के लोग ही देश के लोगों को निकाल लेते। गोया के कश्मीरी जो थे वो डोगरों को कह रहे थे कश्मीर छोड़ो। तो 1947 में जब भी देश आज़ाद हुआ और प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी बने, और जो ये हिंदुस्तान जो है दो हिस्सों में, पाकिस्तान हिंदुस्तान में बँट गया, और ये स्टेट जो थी ये हिंदुस्तान का एक पार्ट बन गई। तो उस वक़्त शेख साहब की कॉन्स्पिरेसी और जो नेहरू जी की कॉन्स्पिरेसी में सबसे पहले विक्टिमाइज़ जो हुआ, जो इंसान हुए, वो थे यहाँ के आखिरी महाराजा हरि सिंह जी, जिन्होंने इस स्टेट को हिंदुस्तान में मिलाया था। वही विक्टिमाइज़्ड हुए। जो शेख साहब का जो क्विट कश्मीर का जो पॉलिसी थी, वो यहाँ तक कामयाब हुई कि हरि सिंह जी को इस स्टेट को क्विट करना पड़ा। 1949 में डोगरा रूल तो टोटली ख़त्म हो चुका है। डोगरे और डोगरा रूल ख़त्म हो चुके हैं। राजा को यहाँ से 1947 से निकाल दिया और डोगरों को कश्मीर से। तो जब ये हुआ, वो कामयाबी हुई। फिर उसके बाद सेंटर गवर्नमेंट ने उस कश्मीरी हुक्मरानों को ये स्टेट की हुकूमत दी, और उसके बाद 1952 में इस स्टेट ने अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जबकि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान की बहुत स्टेटें आज़ाद हुई थी, किसी ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं, संविधान नहीं बनाया। लेकिन इस रियासत जम्मू कश्मीर ने अपना अलग संविधान बनाया, और संविधान के आर्टिकल 19 में जो लैंग्वेज जो थी वो उर्दू लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा, और एक बड़ी मीठी पॉलिसी से एक ये पॉलिसी चलाई गई कि जम्मू के लोगों को जो उर्दू जो था वो हिंदी में सिखाया, उर्दू सिखाया गया। गोया की लिपि जो थी वो हिंदी की थी, और अल्फाज जो थे, जो शब्द थे, वो उर्दू के थे। यहाँ पे वो सिखाया गया और कश्मीर में उर्दू सिखाया गया। उससे विद द रिज़ल्ट ये हुआ कि जम्मू के लोगों को ना तो ये उर्दू आया और ना ही हिंदी आई। चूँकि हिंदी जो जो हिंदुस्तान में बोली जाती है वो तो यहाँ पे सिखाई नहीं। यहाँ पे उर्दू सिखाया गया हिंदी के लफ्ज़ों में, हिंदी के अल्फाज़ों में, लफ्ज़ मतलब कि उसमें लिपि में। तो वो लिपि तो यहाँ पे हिंदी थी। तो लिहाजा जब बच्चे यहाँ के अच्छी क्वालिफ़िकेशन लेने के बाद, जब कम्पीटेड पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस में कोई कम्पीटेटिव एग्ज़ाम पास करने के बाद, जुडिशियल पास होने का था, अगर मुंसफ बनते थे, या दूसरे सिविल सर्विस में पास होने के बाद अगर केपीएस किया, केएस किया, केपीएस किया, तो डीवाईएसपी बन गए या तहसीलदार बन गए, कोई ऐसा बन गए। तो आपको मालूम है कि
जो हमारी वो थी जो रेवेन्यू की जो लैंग्वेज है वो तो उर्दू है, रेवेन्यू की उर्दू है, इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस में सभी उर्दू होती है, और तो जुडिशल्स में जितने भी ट्रायल कोर्ट्स में केसेस हैं वो सभी उर्दू लैंग्वेज में चलते हैं। तो ये जो ऑफिसर मैजिस्ट्रेट बने या तहसीलदार बने या डीवाईएसपी पुलिस में बने, ये सभी के सभी ऑफिसर पढ़े लिखे ही लोग अपने आप को जब वहाँ पे पहुँचे तो इन्होंने अपने आप को नालायक साबित किया, चूँकि इनको उर्दू नहीं आता था, चूँकि ये स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। इसके अलावा जितने सिपाही, जितने हवालदार, जितने एएसआई, जितने सब इंस्पेक्टर, जितने भी भर्ती हुए, चाहे यहाँ इसमें भर्ती हुए या रेवेन्यू में पटवारी, नायब तहसीलदार या जुडिशल्स में जो क्लर्क बना या वहाँ पे वकील बने, ये सभी उर्दू नहीं थे, इसलिए सभी का सभी सिस्टम जो कोलैप्स हो गया उर्दू नहीं जानने के लिए। ये फिर ये जो सिस्टम आए, ये सिस्टमेटिकली इसको जानबूझ के इनको डिप्राइव किया। फिर ये पहला काम हुआ। फिर 1954 में फिर एक आर्टिकल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया है। सेकंड जो फायदे यहाँ पे हुए मैं बता रहा हूँ, वो 35A आया। 35 जब ए आया तो उसमें गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉराइज था कि इसकी रूह से वो अपने सिटीजन को डिक्लेयर करें। तो इन्होंने डिक्लेयर क्या किया, 1954 में जो ये ऑर्डर बना, तो इसका ऑर्डर का कट डेट यानी कि इसका विद इफेक्ट फ्रॉम कौन सी डेट से हुआ, ये 1944 रखा। क्यों 1944 रखा? चूंकि 1947 में पाकिस्तान जो बन चुका था, वहाँ से जो कुछ लोग जो उजड़ के बर्बाद होके लुट लुटा के जम्मू के बॉर्डर एरिया में आके बैठ गए थे विद ये सोच के कि हम हिंदुस्तान में सिक्योर जगह पे आ गए हैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, तो उन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये कहा कि हमारी कार्ड डेट जो 44 है, 1944 है, इसलिए आप 1947 में हैं, यू कैन नॉट क्लेम फॉर द सिटीजन ऑफ द स्टेट। तो इनको डिप्राइव करने के लिए 1944 रखा था, जबकि आपको मालूम है ये प्रेसिडेंट ऑर्डर था 1944 में। और अगर जिस प्रेसिडेंट उस वक्त 1944 में तो देश ही गुलाम था, जिस प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे आपने का डेट 1944 रखी, वो प्रेसिडेंट भी इस गुलाम देश का एक गुलाम नागरिक था। तो ये दूसरा फायदा या नुकसान। तीसरा 1957 की बात करते हैं। 1957 में 200 वाल्मीकि फैमिलीज पठानकोट से या पंजाब से जम्मू कश्मीर में लाई गई। किस लिए लाई गई? चूँकि यहाँ पे गंदगी बहुत हो चुकी थी, यहाँ पे महामारी फैल रही थी, बीमारियाँ फैल रही थी, उनको साफ करने के लिए उन लोगों को 200 फैमिली को लाया कि उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन चूँकि वो गरीब आदमी थे, यहाँ पे जब वो खुशी काम करने लगे, बाद में उनको कहा आपको सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती, चूँकि रूल नहीं है और आपको सिर्फ एक ही यहाँ पे काम दिया जा सकता है, वो है यहाँ सफाई कर्मचारी का, इसके अलावा नहीं। वो उसका नाम अल्फाज जो थे वो था भंगी। भंगी का काम, झाड़ू लेके ही काम करोगे और कुछ नहीं दे, पढ़ना वो पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, जो भी करना है, इसके सफाई कर्मचारी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये फायदा नंबर आप गिनते जाएगा। 1965 में आरएसपुरा जम्मू में एक एग्रीकल्चर कॉलेज जो यहाँ पे चल रहा था, उस एग्रीकल्चर कॉलेज में कश्मीर के हुक्मरानों ने चलते कॉलेज को यहाँ से उठा के शिफ्ट करके श्रीनगर सोपोर जाके ले गए। और जब यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्सों ने वो स्ट्राइक्स की कि उसको कॉलेज को रिटेन करने के लिए, तो 1966 में उनको इतना ब्रूटली उनसे वो करप्ट की इन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी एजिटेशन के फायर खोलना पड़ा। फाइल खोल के 4 लड़के जो स्टूडेंट्स थे कॉलेज के, उनको पुलिस फायरिंग में अपनी जान देनी पड़ी। और 4 लड़के जो मरे थे, कितने जख्मी हुए? 4 लड़कों की एक उन्होंने बच्चों ने, कॉलेज के लड़कों ने अपने साइंस कॉलेज के बाहर एक मेमोरियल बना रखा है, वो उन्हीं की निशानी के में बना रखा है। ये 1966 में हुआ था। पर उसके बाद 1982 की बात करते हैं। अब उसमें क्या किया, शेख अब्दुल्ला साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी टाइम में एक बिल जो स्टेट असेंबली में पास करवाया था, वो था रीसेटलमेंट बिल। और रीसेटलमेंट बिल जो था वो पास करवाया था, लेकिन वो एक्ट नहीं बन सका, कानून नहीं बन सका। और उनकी डेथ के बाद उनके बेटे को जब ये चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने ये बिल दोबारा पास करा के ये एक एक्ट बनवाया, एक कानून बनाया। और जिस कानून की रूह से, इस कानून के मुताबिक जो लोग
यहाँ से इस स्टेट से पाकिस्तान में चले गए थे, चूँकि वो इस्लामिक कंट्री थी और वो लोग इस्लाम को मानने वाले थे और वहाँ पे चले गए थे। 1982 में ये कानून बना के उनके गेट खोल दिए कि वो वापस आ सकते हैं और वापस आ सकते हैं और उनके लिए दरवाजे खोले गए। लेकिन ये जम्मू के एक लीडर, बड़े लीडर ने वो केस जो था वो सुप्रीम तक लड़ते रहे और तो और उस स्टे को उस केस में उसे स्टे भी करवा रखा। वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन ये उनको बुला रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट बुला रहे, चूंकि वो भी शेख साहब के ही कम्युनिटी के लोग थे जिनको वो बुला रहे थे। लेकिन वो लोग जो 1947 में आके यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी बैठे थे, वो चूंकि इनकी कम्युनिटी के नहीं थे, इसलिए उनको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ना उनके लिए कोई स्पेशल कानून बन रहा था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1990s में, 1990 की बात करें तो 1990 में आपको मालूम है इस रियासत में चीफ मिनिस्टर शेख फारूक अब्दुल्ला साहब थे और सेंटर में होम मिनिस्टर थे इसी रियासत के मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब। तो फिर कारण क्या था? 4 लाख कश्मीरी पंडितों को बिना क्यूट की मूवमेंट वाले, बिना क्यूट कश्मीर के मूवमेंट के वालों में, फिर कारण क्या था? उनको वहाँ से निकाल दिया गया। ये तो सभी जानते हैं, ये एक छुपी हुई कोई बात नहीं है, सभी जानते, दुनिया जानती है कि उनको किन हालातों में ऐसे उनको मार काट के निकाला गया था, वहाँ से निकाल दिया और उसके बाद 90s में निकाला गया था। अगर इससे पहले की हम बात करें 1985 में, 1985 की अगर बात करें तो उस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेकुलर लीडर जो थे उनको स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला था, हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब। तो वो लीडर जब बने थे, उन्होंने अपनी कैबिनेट में एक आर्डर पास किया था, जिसमें आर्डर में एक कुछ ज़मीन का हिस्सा जो था वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के नाम पे अलॉट किया था। वो जगह किस जगह पे? जहाँ पे बर्फबारी होती है, जहाँ पे आपको मालूम है कि साल में 2 महीने अमरनाथ यात्रा चलती है और अमरनाथ यात्री जो चलते हैं उनकी फैसिलिटी जो है वो 0 पॉइंट पे थी। उनको रहने के लिए, ठिका बिठाने के लिए कुछ हट्टों की ज़रूरत थी उस एरिया से जहाँ से बालटाल वगैरह एरिया में, जो कि पहाड़ी एरिया में थे। जब वहाँ पे अलॉट हुई, लेकिन रेडिकलाइज्ड और इस्लामिक पंथियों की प्रेशर से इस सेकुलर नेता ने वो अलॉटमेंट किया हुआ आर्डर जो था वो विड्रॉ कर लिया, कैंसिल कर दिया और विद द रिजल्ट जम्मू में भी एजिटेशंस जो है कि वो शुरू हुई, जो 2 महीने यहाँ पे स्ट्राइकिंग और एजिटेशन रहे और 2 महीने से ज़्यादा रही। कई बंदे यहाँ पे उनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा इस एजिटेशनों में और हज़ारों करोड़ों का यहाँ पे नुकसान भी हुआ। ये बातें ये हमारे स्पेशल स्टेटस के फ़ायदे या नुकसान, उसके बारे में आप भी ये सोचिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब 2004 में जब इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने, 2004 में, आपको मालूम है 2004 में बने, तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? पहला काम उन्होंने क्या किया? एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो पुलिस का बना था, जो मिलिटेंसी को कर्ब करने के लिए बना था, उन्होंने आते ही पहले उस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को ख़त्म कर दिया, उनको पुलिस के साथ मिला दिया, गोया कि ये ऑपरेशन के अगेंस्ट थे। और दूसरा उन्होंने क्या किया? एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो थी वो एक बनाई। किन की रिहैबिलिटेट करना था? वो लोग जो देश के खिलाफ गन उठाए हुए थे, उनको कहा कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा। और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में ये था कि 1.5 लाख रुपया उनके नाम पे जो होगा वो फिक्स डिपॉजिट होगा और उसके बाद वो जितना भी वेपन सरेंडर करने के टाइम पे वेपन देंगे, उसके हर वेपन के उसके पैसे मुकर्रर किए गए थे, फिक्स किए गए थे। मैं 2 ही चीज़ों के पैसे बता देता हूँ। AK-47 का जो था वो 25,000 रुपया था और उसके एक एम्यूनिशन का, राउंड का, बुलेट का 3 रुपये था। और तो और इसके अलावा जो लोग सरेंडर मिलिटेंट करेंगे उनको 2,000 रुपया पर मंथ एज ए पॉकेट मनी भी दिया जाएगा।
वेराज आप इनके कॉन्ट्ररी दूसरी बात करो, ऑपरेशन को यानी कि मिलिटेंसी के साथ लड़ने के लिए एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स भी भर्ती किए गए थे, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एसपीओस बोलते हैं। और जो एसपीओ भर्ती किए गए थे उनको कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं था। अगर वो कहीं इनकाउंटर में मारते भी जाते थे उनके लिए कोई स्कीम नहीं थी उनको पैसा देने की या रिहेबिलिटेट करने की। और तो और उनको जो पैसा दिया जाता था, महीने के जो पैसे दिया रिम्यूनरेशन दिया जाता था, वो कितना था? वो था 1500 रुपये, यानी कि 1500 रुपया। जो देश के खिलाफ गन उठा रहा था, देश के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, उसको सरेंडर करने के बाद घर में बैठे हुए 2000 रुपया देना है। और जो देश के लिए लड़ रहा है, मिलिटेंटों को ख़त्म करने के लिए लड़ रहा था और आर्मी और पुलिस के साथ शाना बशाना काम कर रहा था, उनको महीने का 1500 रुपया। ये स्पेशल स्टेटसों के हमें फ़ायदे कितने कितने बड़े फ़ायदे होते रहे। और तो और मैडम मुफ्ती के बारे में मैं जैसे बता रहा था, मुफ्ती साहब जब फोत हो गए तो उनके बाद मैडम मुफ्ती को सीएम बनने का मौका मिला। वो भी पिता से एक कदम आगे ही रही। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ही रिलीजन के एक कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के एक सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन को ये इख्तियार दिया, ये राइट दिया कि वो कहीं पे भी ज़मीन पे वो बैठ सकते हैं, वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उसका पोजेशन रख सकते हैं। और पुलिस और रेवेन्यू को ये आर्डर दिए थे कि उनके काम में कोई भी इंटरवीन नहीं करेगा, ना ही उनको ज़मीन से कोई उठाएगा, ना उनको तंग करेगा। इस किस्म के ये आर्डर जो थे ये स्पेशल स्टेटस में होते रहे हैं। अभी अभी दूसरी बात सुने, अभी हमने पिछले दिनों जब सुना था कुछ लीडर्स जो थे ये बड़ी हमारे लिए बातें कर रहे थे कि देखो भाई, अभी ये जो रियासत में जब ये डोमिसाइल चलेगा, फिर ये बाहर के पंजाबी यहाँ पे आ जाएंगे, दूसरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे आ जाएंगे, फिर डोगरों के लिए बड़े व्याकुल थे ये लीडर। एक्चुअली ये बहुत व्याकुल थे कि डोगरों को फिर यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी। ये उनकी व्याकुलता देख के बहुत अच्छा लगा कि कितने हमारे लिए व्याकुल हुए हैं। लेकिन व्याकुलता के साथ क्या हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि अभी वो तो पंजाब के तो अभी लगे नहीं है, वो तो 15 साल रहेंगे तो फिर उनको नौकरियां मिलेंगी। लेकिन इनकी व्याकुलता इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इनको पूछना ज़रूरी है, कहीं इनका हार्ट ना निकल जाए। तो इनसे पूछना ज़रूर है कि भाई साहब, आपकी व्याकुलता जो उठी है, आप ये बताओ कि इस वक्त तो सिविल सेक्रेटरीट तो जम्मू कश्मीर का एक ही है, तो उस सिविल सेक्रेटरीट में जिनके लिए तुम व्याकुल हो रहे हो डोगरों के लिए, उन डोगरों की कितनी परसेंटेज है सिविल सेक्रेटरीट में? कितने क्लरिकल में उनकी परसेंटेज है? क्या ये बता सकते हैं? ये परसेंटेज क्या है डोगरों की पर्टिकुलर कितनी परसेंटेज है जिनके लिए व्याकुल हो रहे? आज आप लोग डोगरों के व्याकुल हो रहे थे, आप उस वक्त व्याकुल कब नहीं हो जब इन डोगरों को उर्दू नहीं सिखाया जा रहा था। और आपका फ़र्ज़ ये बनता था जब हिंदी सिखाई जाती तो आप सेकंड स्टेट लैंग्वेज हिंदी रखवा सकते थे। चूँकि यूपी में और बिहार में जहाँ पे मुस्लिम जो है 15 से 18% है, वहाँ पे सेकंड स्टेट लैंग्वेज उन्होंने उर्दू रखी है। तो यहाँ पे तो ज़्यादा थे, यहाँ पे आप रखवा सकते थे, नहीं रखवाएंगे। यहाँ पे जो एसटीएफ में जो लड़के एसपीओ रखे गए जिनको 1500 रुपये, जो देश के लिए काम कर रहे थे और जो देश के खिलाफ थे, उनको 2000 रुपये और देश के काम करने के लिए 1500 रुपये था। आपकी आवाज़ तब क्यों नहीं खुली जब रोशनी एक्ट के तहत वो अपने ही लोगों को यहाँ पे कोड़ियों के भाव ज़मीनें बांट रहे थे? उस वक्त डोगरों के लिए आपकी आवाज़ क्यों नहीं खुली? अब क्यों नहीं आवाज़ें उस वक्त खुली जब? और तो और अब आरटीआई लगा के हम 2019 में, नवंबर 19 में मालूम किया कि इस स्टेट में क्या जम्मू को कितना फ़ायदा मिला है। तो खुशी की बात यह है कि तो जम्मू में आपको ये सुन के हैरानी होगी कि कश्मीर में शराब की जो वाइन शॉप्स हैं सिर्फ 4 हैं जो लाइसेंस शुदा हैं, और जम्मू में 218 हैं। ये जम्मू में फ़ायदा डोगरों को दिया है इन लीडरों ने। और तो और अगर शराब हम कहें कि वहाँ पे बार्स रेस्टोरेंट जहाँ पे शराब मिल सकती है वो कितनी है? श्रीनगर में टोटल 13 हैं और जम्मू में 427 हैं। ये कंट्रीब्यूशन इतने पर्टिकुलर हैं ये। और जो 3 साढ़े 3
करोड़ रुपया डेली का कमाया जाता है, वो भी डोगरों का निचोड़ा जा रहा है। ये लीडर जो बात कर रहे हैं डोगरों के लिए कितने पर्टिकुलर हैं, ये उनसे कोई पूछता है कि इतनी शराब की दुकानें क्यों खुली? जब बांग्लादेशी यहाँ पे बसे उस वक्त आप डोगरों के लिए क्यों पर्टिकुलर नहीं हुए? जब ये सारा फॉरेस्ट एरिया कश्मीर के लोगों का बस रहा था, उस वक्त आप पर्टिकुलर क्यों नहीं? आज आपकी हमारे साथ बहुत प्यार जग रहा है, कारण क्या है? तो कारण मेरे पे दोस्तों, आप कारण तो खुद बताएं कि कारण क्या हो सकता है। यही कारण जो भी यहाँ पे एनालाइज करें। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियो का इंतजार करें। फिर नई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक ये की बात करूँगा। अच्छा माता।